हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है ज्वाइंट सिटिंग एंड बजट। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज मेंशन है आर्टिकल 108 में। और जो ज्वाइंट सिटिंग होती है इसको समन करता है हमारा प्रेसिडेंट। और ज्वाइंट सिटिंग होती है इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेज। अगर दोनों हाउसेज में किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग होती है। अब डिसएग्रीमेंट कौन कौन से केसेस में हो सकता है? एक तो केस बनता है द बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस। अगर एक हाउस ने बिल पास कर दिया और दूसरे हाउस के पास जाएगा और दूसरे हाउस ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया तो डिसएग्रीमेंट होगा। सपोज लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, लोकसभा में पास होकर बिल गया राज्यसभा में और राज्यसभा उस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग होगी। सेकेंड केस क्या बनता है? लोकसभा ने बिल में कोई अमेंडमेंट्स करी है और वो अमेंडमेंट्स को राज्यसभा नहीं मान रहा, तो उस केस में भी ज्वाइंट सिटिंग होगी। थर्ड केस क्या बनता है? लोकसभा से बिल पास होकर राज्यसभा के पास गया और वो बिल वहीं पे पड़ा है, 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, तो उस केस में भी ज्वाइंट सिटिंग होएगी। अब ये लोकसभा का जरूरी नहीं है कि बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, ये भी हो सकता है कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है और लोकसभा उस पर डिसएग्री कर रहा है, या लोकसभा राज्यसभा की अमेंडमेंट्स को नहीं मान रहा, या लोकसभा में बिल को पड़े पड़े 6 महीने हो गए और वो बिल पास नहीं हुआ, तो उस केस में भी ज्वाइंट सिटिंग बैठेगी और उस ज्वाइंट सिटिंग को समन करेगा प्रेसिडेंट। अब जो ज्वाइंट सिटिंग्स होती है, ज्वाइंट सिटिंग्स को प्रिजाइड ओवर करता है हमारा स्पीकर। इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, अगर स्पीकर एब्सेंट है, हाउस में नहीं है, तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड ओवर करेगा डिप्टी स्पीकर, या फिर राज्यसभा का चेयरमैन, या फिर राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको एमपीज ने चूज किया है, वो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड ओवर करेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 118 क्लॉज 4। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इन द पार्लियामेंट। अब हर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट के बिहाफ पे एक स्टेटमेंट इशू की जाती है। उस स्टेटमेंट में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आने वाले ईयर में हमारी गवर्नमेंट ने करने हैं, और वो स्टेटमेंट दोनों हाउसेस के आगे रखी जाती है और उसी स्टेटमेंट को बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बजट। बजट एज अ वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज मेंशन इन आर्टिकल 112। इसमें साथ ही साथ वेज और मीन्स भी लिखे होते हैं एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए। अब जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है या बजट होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती है? एक तो आते हैं एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, कि खर्चे कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं उसका एस्टिमेट इसमें लिखा होता है। वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, हमारे पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा वो भी इसमें मेंशन होता है, और एक एनालिसिस दिया होता है क्लोजिंग ईयर के एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर का। क्लोजिंग ईयर होता है जो अभी अभी साल निकल कर गया है, उस साल में एक्चुअल में हमारे पास कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ, ये भी प्रॉपर एनालिसिस लिखा होता है। और साथ ही साथ उसमें ये भी होता है कि जो क्लोजिंग ईयर में अगर हमारे पास सरप्लस हुआ है तो उसके क्या कारण है, अगर डेफिशिएंट हुआ है तो डेफिशिएंट किस वजह से हुआ है, ये भी उसमें मेंशन होता है। और साथ ही साथ अब इनके बेसिस पे जो क्लोजिंग ईयर के हम एनालिसिस देखते हैं, उस एनालिसिस के बेसिस पे एक इकोनॉमिक पॉलिसी तैयार करी जाती है और गवर्नमेंट के स्पेंडिंग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं आने वाले साल के। और इसमें जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसके जो एस्टिमेट्स होते हैं उन पे पार्लियामेंट की वोटिंग तो नहीं होती, बट उसकी हर हाउस में, दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में डिस्कशन होती है उसके एस्टिमेट्स पे, जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर होते हैं। और जो एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट टू द लोकसभा। अब ये जो ग्रांट्स होती है
ठीक है। जो ग्रांट्स हम इशू करते हैं, जो लोकसभा ग्रांट्स को इशू करती है, वो ये वाली ग्रांट्स पे असेंट अपना दे भी सकती है। सपोज जितनी भी ग्रांट मांगी है किसी स्टेट ने या किसी मिनिस्ट्री ने पर्टिकुलर ने, वो ग्रांट उसको पूरी की पूरी ग्रांट लोकसभा दे भी सकती है। अगर चाहे तो वो ग्रांट देने से रिफ्यूज भी कर सकती है और उस ग्रांट को कट भी कर सकती है, उसको कम या ज्यादा जो भी उसको लोकसभा को सही लगता है वो उसमें कर सकती है, जो भी उसको चाहिए लोकसभा को। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड। अब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना कोई भी ग्रांट नहीं दी जाती अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113। अब जो बजट प्रपोजल बनके तैयार होता है, उस बजट प्रपोजल की स्क्रूटनी के लिए वो उस बजट को भेजा जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एस्टिमेट्स के पास। अब ये कमेटी का काम क्या कर है, ये वाली कमेटी एक पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार करती है उस बजट पे कि इस बजट का हमारे इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ ये ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज भी सुजेस्ट करती है कि अगर कोई और पॉलिसी ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बन सकती है तो उसका भी ये हमें कमेटी सुजेशंस देती है कि इसके अलावा आप ये वाली पॉलिसीज भी फॉलो कर सकते हो। और ये एग्जामिन करती है कि जो भी पैसा लगाया जा रहा है वो सही जगह पे लगाया जा रहा है क्या, और साथ ही साथ ये सुजेशन देती है कि जो एस्टिमेटेड है, जो भी पार्लियामेंट के सामने एस्टिमेट्स रखे गए हैं उनके बारे में सुजेशंस देती है कि ये एस्टिमेट्स किस फॉर्म में लगाए जा रहे हैं, कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पे इतना खर्चा होगा, तो वो उसके बारे में सुजेशन देती है कि ये किस फॉर्म में होगा इस पे खर्चा। The report of the estimated committee is not debated in the house। अब जो estimated committee अपनी रिपोर्ट बनाकर देती है उस पे किसी भी हाउस में डिबेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब कैग का काम क्या होता है, कैग का काम होता है ऑडिटिंग करना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बोलते हैं कैग। कैग का काम है ऑडिटिंग करना और इसको बोलते हैं गार्डियंस ऑफ द पब्लिक पर्स। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि पार्लियामेंट्री अथॉरिटी के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए। तो कैग चेक करता है कि जो भी खर्चा हो रहा है वो पार्लियामेंट्री अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, उसके अलावा तो कहीं और से खर्चा तो नहीं हो रहा। तो जो कैग की रिपोर्ट होती है, कैग अपनी रिपोर्ट बनाकर पार्लियामेंट के सामने लेकर आता है, तो जो कैग की रिपोर्ट होती है इसको एग्जामिन करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अ कमेटी ऑफ लोकसभा। ये लोकसभा की एक कमेटी होती है, इसमें लोकसभा के 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के 7 मेंबर्स होते हैं, तो टोटल इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो भी पैसा डिसबर्स किया जा रहा है, दिया जा रहा है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो लीगली अवेलेबल है और वो राइट पर्पस के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको एग्जामिन करती है, फिर जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको कंफर्म करती है, चेक करती है कि वो एक्सपेंडिचर सही जगह पे हो रहे हैं और एक प्रॉपर अथॉरिटी उसको गवर्न कर रही है वो एक्सपेंडिचर्स को, ये चेक करना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है। और फिर रीअप्रोप्रिएशन करती है इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फ्रेम्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के काम, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे पार्लियामेंट्री टर्म्स, जिसमें क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, लैम टैक्सेशन, ऐसी बहुत सारी टर्म्स है, 10-15 टर्म्स होगी, वो सारी की सारी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।